क्या आपको आपके डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बताया है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज मैं बताने वाला हूं डिस्कवरी ऑफ योर नी पेन से लेके नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी तक। अब बात करते हैं ऑपरेशन के दिन में। अब आपको आपके वार्ड से या रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवा देते हैं। आपको जब ऑपरेशन थिएटर में हमने शिफ्ट करा दिया है तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट सोच रहा होता है, हमसे पूछ रहा होता है, डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, अगर आपका अच्छा सर्जन है या बहुत ही क्वालिफाइड सर्जन है हमारी तरह, जिसने बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट करे हैं, तो आपका एक नी रिप्लेसमेंट 1 घंटे में हो जाता है कंफर्टेबली। और अगर दोनों घुटने बदलने हैं तो 2 घंटे में आराम से हो जाता है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि मरीज ऑपरेशन थिएटर में चला गया है, अब जैसे 8 बजे हमने शिफ्ट करा दिया है तो 10 बजे तक बाहर आ जाएगा। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन थिएटर में जाते ही ऑपरेशन चालू नहीं हो जाता है। वहाँ की अलग प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है। पहले बे एरिया में पेशेंट वेट करता है अपने नंबर का, फिर अंदर जाता है, फिर एनेस्थेटिस्ट एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवाई दे रहे होते हैं, फिर पेन ड्रेप हो रहा होता है। पेन ड्रेप मतलब हम अंदर फिर से साफ़ सफाई कर रहे होते हैं ताकि अच्छे रिजल्ट डिलीवर करे जाए। और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद 1 घंटे के बाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है। और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद आपका 1 घंटा और पेशेंट को शिफ्ट आउट करने में कम से कम लगता है। तो अगर 2 घंटे में ले रहा होता हूँ और 8 बजे मैंने शिफ्ट करा है, तो आपको जो आपका पेशेंट है अगर 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में गया है तो 11:30 या 12 बजे आप उनसे मिल पाएंगे। तो इसलिए आप एंग्शियस मत होना। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट बार बार कॉल कर रहे होते हैं या अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं, बार बार ऑपरेशन थिएटर के चक्कर काट रहे होते हैं और अपनी हानि कर रहे होते हैं। और कई बार क्या होता है, सर्जन भी ऑपरेशन करके निश्चिंत हो जाता है कि ऑपरेशन हो गया, तो वो चाय वाय पीने लग जाता है, तो आप लोगों को बताने भूल जाते हैं, तो आप लोग और ज़्यादा वरी करने लग जाते हैं। तो आपको ये मोटा मोटा अंडरस्टैंड करना है कि जो टाइमिंग्स हैं कैसे होती हैं। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद 1 घंटा आप कम से कम कैलकुलेट करिए। अब स्टेज 6 आफ्टर सर्जरी, जैसे आफ्टर पार्टी होती है वैसे ही आफ्टर सर्जरी। हालांकि है तो ये, अगर अच्छी सर्जरी हुई है तो आफ्टर पार्टी का ही विषय है, क्योंकि आपने जो सबसे बड़ा डिसीजन था भारत में, लोग बाग सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है कि ऑपरेशन करवाएं ना करवाएं, इसमें कितने साल निकाल देते हैं। और आपने ये निर्णय ले लिया तो अब अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो आपके पार्टी से कम नहीं है। आफ्टर सर्जरी क्या होता है, हम लोग 1 घंटे के लिए रिकवरी में रखते हैं। अगर पेशेंट की कोई अंडरलाइंग कंडीशंस हैं जैसे कि कार्डियक एलिमेंट, शुगर, बीपी या ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो आईसीयू में रख सकते हैं। आईसीयू में रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई घबराने की बात है। बहुत सारे लोग तो क्योंकि पिक्चरें ज़्यादा देखते हैं हम लोग, तो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराने की बात है, आईसीयू में चले गए और एक वरी की प्रॉब्लम है तो एंग्शियस हो जाते हैं। दोस्तों, आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि गहन चिकित्सा इकाई। तो ज़्यादा आपको केयर वहाँ पे दी जाती है या ज़्यादा आप सर्विलेंस में रहते हैं, ताकि अगर आपको आपके रूम में शिफ्ट करा जाए तो आप इतने परेशान ना हों और वहाँ पे 1 दिन के लिए और आपको कंफर्टेबल रखा जाए। और नेक्स्ट डे अगर आईसीयू में रखा हुआ है तो नेक्स्ट डे आपको आपके वार्ड में डॉक्टर सुबह वाले राउंड लेके आपको शिफ्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने अगर आज ऑपरेशन कर दिया तो अब कल ही देखेगा। डॉक्टर पोस्ट ऑप राउंड्स मतलब ऑपरेशन के बाद के कुछ राउंड्स होते हैं जिसमें डॉक्टर शाम को आता है या जूनियर डॉक्टर आता है, वो देख के जो ऑपरेटिंग सर्जन है यानी कि मुझको मेरे जूनियर्स बताते हैं, नहीं तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो पेशेंट मैंने देखा है और पेशेंट का दर्द ठीक है, ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं है और कोई घबराने की बात नहीं है और रात को कंफर्टेबल पेशेंट सो रहा हो, ये सब मेक श्योर करते हैं, तभी मैं जाके सो पाता हूँ, जिससे रिजल्ट्स बेस्ट से बेस्ट आते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑपरेशन कितना ही अच्छा होता है, अगर पेशेंट का पेन अच्छा मैनेज नहीं हुआ तो पेशेंट को हमेशा याद रहता है ये बात कि हाँ दर्द बहुत हुआ था, तो वो और लोगों को नहीं बताता है और अपना बुरा एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो इससे और लोगों का नुकसान हो जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि दर्द बहुत हुआ था, हालांकि दर्द कितना ही कम हुआ था। और डे 2 पे जब आप अपने वार्ड में हैं, मैं ऑपरेशन के बाद मरीज़ को चला देता हूँ। लोग बाग का सबसे बड़ा सवाल होता है ऑपरेशन के बाद कि हम कब चलेंगे। दोस्तों, हाँ, तो आपको याद रखना है, नी रिप्लेसमेंट के बाद 99% जो पेशेंट्स हैं नेक्स्ट डे चल जाते हैं। नेक्स्ट डे मैं अपने हर मरीज़ को चला देता हूँ और वो कंफर्टेबली चलते हैं। हाँ, इनिशियली ये नहीं कि एक साथ चलने लग गए या दौड़ने लगे, वॉकर के साथ, असिस्टिव वॉकिंग वॉकर के साथ और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, और रेंज ऑफ मोशन करवाई। और नेक्स्ट डे ही, दूसरे दिन ही मैं ड्रेसिंग देखता हूँ। ड्रेसिंग में देखता हूँ कि कहीं कोई ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, ड्रेसिंग ड्राई तो है, और ड्रेसिंग चेंज कर देता हूँ, ताकि अगर ड्रेसिंग का जो मैं बल्क हटा दूंगा तो उससे घुटने की रेंज ऑफ मोशन भी आएगी। नहीं तो कई बार अगर मोटी ड्रेसिंग रहेगी तो रेंज ऑफ मोशन होता नहीं और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है। अब आता है इस कड़ी का सबसे
अहम सवाल या अहम भाग कि हम घर कब जाएंगे ऑपरेशन के बाद। दोस्तों वैसे तो ऑपरेशन के एक दिन रह के अगले दिन लोग बाग अपने घर चले जाते हैं, परंतु ये एक सर्जन चॉइस रहती है कि वो कितने दिन पेशेंट को अपने पास रखना चाहते हैं। कई बार क्या हुआ है कि जब हम मरीज़ की जल्दी छुट्टी कर देते हैं तो मरीज़ जाके घर पे वैसे ही लथार्जिक हो जाता है और एक्सरसाइज नहीं करता है, या 1-2 दिन की जो केयर है मैं वो मेक श्योर करता हूँ कि 1-2 दिन की जो केयर है मैं अपने मरीज़ को अस्पताल में ही दूँ, ताकि मैं उसको पूरा लाइफस्टाइल समझा दूँ, ताकि वो क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छे से, ताकि वो घर जाए तो उसके साथ कंप्लाई करे। क्योंकि आप भी जानते हैं आपके इलाज में 2 पायलट हैं, मैं अकेला पायलट नहीं हूँ, आप और मैं, और हम दोनों का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेसफुल होने के लिए। तो ऑपरेशन के 2 दिन बाद रह के अगर सब खैरियत है या सब बहुत अच्छा है तो आप घर जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। परंतु ऑपरेशन कराने से पहले मरीज़ को ये फैसला कर लेना चाहिए। एक नई बात उठ के आई है, क्योंकि मेरी एक पेशेंट जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाया उनका वजन 130 किलो था और वो 7th फ्लोर पे रहती थी और उसमें लिफ्ट नहीं थी। तो ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैंने ऑपरेशन तो अच्छा कर दिया बट अब ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लोग 7th फ्लोर में रह रहे हैं, कोई लोग चोली में रह रहे हैं, खोली में रह रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है आपका घर का एनवायरनमेंट वैसा हो। तो मेरे जो जैसे अभी एक पेशेंट मैसूर से आए थे, तो उनके वहाँ पे हो सकता है कि वो वैसी वाली कंडीशंस नहीं थी, तो वो अपने डॉक्टर के पास यहीं पे रुके कुछ दिन। तो 15 दिन जब तक मैंने उनके टाँके नहीं काटे, यहीं पे फिजियोथेरेपी और यहीं पे एक्सरसाइज करी, और 2 हफ्ते के एंड में 14th डे के बाद वो मेरे पास आए, और कम से कम 2 वीक्स के बाद हम सूचर रिमूव करते हैं और 2 वीक्स तक हम ये देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं है, और 2 वीक्स के बाद वो अपने पास मैसूर चले गए अपनी एक्सरसाइज करने और अपना रहन सहन करने, और धीरे धीरे वो बिल्कुल बेटर हो गए। ऑपरेशन के दोस्तों 1 से 3 महीने तक लोग वॉकर के साथ चलते हैं। ये एक पर्सनल चॉइस रहती है, पर्सनल कंफर्ट रहता है कि कौन वॉकर कितना चलाए, कितना यूज़ करे। हालांकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट 3 वीक्स to 4 वीक्स में वॉकर छोड़ देते हैं, परंतु अगर कोई नहीं छोड़ पा रहा है वॉकर तो उसमें कोई जल्दी की बात नहीं है। कम से कम 3 महीने बाद वॉकर छोड़ के आप चल सकते हैं, और 3 महीने के बाद आप ट्रैवलिंग, ड्राइविंग, ये जो छोटे छोटे काम हैं आप ये नॉर्मली कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आप नहीं कर सकते। अगर आप अस्पताल से 2 दिन बाद भी अगर छुट्टी पे चले गए तो आप घर के अपने सारे काम कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेटरिन खुद जा सकते हैं, परंतु खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट से कोई काम ना करें। परंतु ये मतलब नहीं है कि आप बेड रेस्ट करेंगे। और उसके 2 हफ्ते बाद आपके टाँके कट गए, जब तक आप वॉकर पे चल रहे होंगे तो आप सारे काम कर रहे होंगे, और कम से कम 1 महीने बाद बिना वॉकर के आप सारे काम अपने घर के कर रहे होंगे, और 3 महीने बाद बिना वॉकर के आपकी लाइफ नॉर्मल जैसी आ जाएगी। और रनिंग तो आपको नहीं करनी है, परंतु ड्राइविंग और वॉकिंग और ट्रैवलिंग ये हल्की हल्की चीज़ें आप कर सकते हैं, और एज गुड एज बिफोर विद टाइम आप हो जाएंगे। हाँ, परंतु घर जाने वाले हर इंसान को हमारी कुछ प्रिकॉशंस रहती हैं जो यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड रहती हैं। वो ये रहती हैं कि भैया उकड़ू नहीं बैठना है, आलती पालती मार के नहीं बैठना है, जेंटलमैन लाइफस्टाइल जीना है। और आपको तो पता है जेंटलमैन लॉन्गर जीते हैं। तो अवॉइड स्क्वैटिंग एंड सिटिंग क्रॉस लेग। पूजा पाठ नमाज जो भी करना है कुर्सी पे बैठ के आपको करना है, परंतु आपको कोई दर्द नहीं होगा। ये मत सोचना कि भैया हम तो ज़मीन पे ही नहीं बैठ पाएंगे। बहुत मरीज कहते हैं कि हम तो नी रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ज़मीन पे ही उकड़ू नहीं बैठ पाएंगे। तो भैया उकड़ू तो आप वैसे भी नहीं बैठ पा रहे हो दर्द के मारे, है ना। परंतु आपकी नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस के लिए, लॉन्जिविटी के लिए आपको ये प्रिकॉशंस करनी है, एक एक्सरसाइज और एक अवॉइड स्क्वाटिंग सिटिंग क्रॉस लेग। हाँ, और अब आपको ये तो साफ हो ही गया होगा कि लाइफ ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट कितनी होती है। आपका नी रिप्लेसमेंट 15 से 20 साल आराम से चल जाते हैं, कई बार 25 साल भी चल जाते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरा नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। दोस्तों 50 साल की उम्र या 45 साल की उम्र में भी कोई नी रिप्लेसमेंट करवाता है। तो एक स्टडी हुई थी जिसने सारे पेशेंट्स को एनालाइज करा था कि केवल 10% ही ऐसे पेशेंट होते हैं जो रिवीजन नी रिप्लेसमेंट के लिए आ पाते हैं, अगर उनका 50 साल या 45 साल की उम्र में भी नी रिप्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है, कहना नहीं चाहिए कि एवरेज लाइफ स्पैन 67 तक है, तो ये 17 साल ही हुए। मेरा वो मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ, आपकी कामना करता हूँ कि आप खूब जिएँ, परंतु अगर 60 साल में या 75 या 65 ईयर्स में भी मैंने करा है तो 85 की उम्र में, क्योंकि हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है, तो 85 या 90 की उम्र में भी मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको नी रिप्लेसमेंट के रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आमतौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लाइफ में एक ही नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर अच्छे हमारे जैसे सर्जन से कराया गया हो। और अगर आपके घुटने में दर्द है या कोई भी ऑर्थोपेडिक इशू है तो हमारे दिए गए नंबर पे कंसल्टेशन के लिए प्लीज़ व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।